बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नावल पढ़ने जा रहे हैं जिस नावल का नाम है द ज्यूल इन द क्राउन। इस नावल को एक इंग्लिश नावलिस्ट पाउल स्कॉट ने लिखा था। द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक नावल है। असल में पाउल स्कॉट ने एक राज क्वार्टेट लिखा था। राज क्वार्टेट नावल्स के 4 वॉल्यूम्स का एक सीक्वेंस था, यानी कि पाउल स्कॉट ने 4 नावल्स की एक सीरीज लिखी थी जिसको राज क्वार्टेट का नाम दिया था उसने। अब राज का मतलब है कि ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया और क्वार्टेट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल प्लेइंग म्यूजिक और सिंगिंग टूगेदर। तो राज क्वार्टेट में क्वार्टेट का मतलब है 4। तो पाउल स्कॉट ने राज क्वार्टेट में 4 ऐसे नावल्स लिखे थे जो कि इंडिया पर ब्रिटिश रूल के आखिरी सालों के मुतल्लिक थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से राज क्वार्टेट की सेटिंग पूछी जाए तो आप लोगों ने बताना है कि राज क्वार्टेट इंडिया पर ब्रिटिश राज के फाइनल डेज के दौरान सेट किया गया है और उस वक़्त सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी। द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल राज क्वार्टेट में पहला नावल है, यानी कि पाउल स्कॉट के राज क्वार्टेट की शुरुआत द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल से ही हुई थी। बाकी 3 नावल्स के नेम्स भी स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे जो कि राज क्वार्टेट में लिखे गए थे। द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ कन्वर्सेशंस और रिसर्च की रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ लेटर्स और डायरी इंट्रीज की फॉर्म में लिखा गया है। द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की सेटिंग ऑफ टाइम है 1942 और सेटिंग ऑफ प्लेस इस नावल की है मायापुर, ब्रिटिश इंडिया। मायापुर ब्रिटिश इंडिया में एक फिक्शनल सिटी है जो कि ब्रिटिश इंडिया के अननेम्ड प्रोविंस में मौजूद है। और मायापुर ये फिक्शनल सिटी जिस अननेम्ड प्रोविंस में मौजूद है वो प्रोविंस नॉर्दर्न इंडिया में वाक़या है जो कि पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस की खसूसियात को ज़ाहिर करता है। तो हो सकता है कि मायापुर सिटी पंजाब प्रोविंस में हो या फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस में हो। इस अननेम्ड प्रोविंस में मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं और नॉर्थ साइड पे माउंटेन्स रीजन्स हैं। दिब्रापुर भी एक स्मॉल टाउन है जो कि मायापुर सिटी से तकरीबन 75 माइल्स के फासले पर है। द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका जॉनरा है हिस्टोरिकल नावल। द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल जुलाई 1966 में पब्लिश हुआ था और पब्लिकेशन प्लेस इस नावल की है यूनाइटेड किंगडम। द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है। द ज्यूल इन द क्राउन नावल का ये टाइटल किसी वैल्यूएबल चीज़ को जाहिर करता है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में जो इंडिया था ये कंट्री ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट कंट्री था क्योंकि इंडिया से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, शुगर, साल्ट, स्पाइसेस, टी, टेक्सटाइल्स, राइस, इसके अलावा स्लेव ट्रेड और ओपियम, इन चीज़ों को ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे। और जो रेलवे लाइंस अंग्रेज़ों ने इंडिया में बिछाई थी वो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बिछाई थी ताकि वो इंडिया से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया से अपने ब्रिटिश कंट्रीज़ में लेके जा सकें। और जो अदारे अंग्रेज़ों ने इंडिया में बनाए वो ज़्यादातर उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ही बनाए थे। इसके अलावा कोह-ए-नूर डायमंड जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है वो डायमंड असल में इंडिया कंट्री का ही था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोह-ए-नूर डायमंड अपने कब्ज़े में लेकर 1877 में इंडिया की एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया को दे दिया और कोह-ए-नूर डायमंड अब क्वीन एलिज़ाबेथ II के क्राउन में लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की टाइटल सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी। अब द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल के राइटर पाउल स्कॉट के बारे में जान लेते हैं। पाउल स्कॉट का पूरा नाम पाउल मार्क स्कॉट था। पाउल स्कॉट 25 मार्च 1920 में लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 1 मार्च 1978 में लंदन, इंग्लैंड में ही पाउल स्कॉट की डेथ हो गई थी। पाउल स्कॉट एक इंग्लिश नावलिस्ट, प्ले राइट और पोइट था जो कि अपनी टेट्रालॉजी द राज क्वार्टेट की वजह से काफ़ी मशहूर इंग्लिश राइटर था। पाउल स्कॉट के नावल स्टेइंग ऑन को 1977 में बुकर प्राइज़ मिला जब पाउल स्कॉट की ज़िंदगी के आखिरी साल चल रहे थे। 1940 में पाउल स्कॉट को ज़बरदस्ती इंग्लिश आर्मी में भर्ती किया गया जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होने वाली थी। इस तरह पाउल स्कॉट ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी काम किया और 1943 में
पॉल स्कॉट को इंडिया में ऑफिसर कैडेट के तौर पर पोस्ट कर दिया गया। इंडिया के अलावा पॉल स्कॉट को बर्मा और मलाया इन इलाकों में भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी में पोस्ट किया गया। फिर पॉल स्कॉट लंदन इंग्लैंड चला गया और एक लिटरेरी एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1960s में पॉल स्कॉट ने फुल टाइम राइटिंग करियर शुरू करने का फैसला कर लिया। 1964 में एक रिसर्च ट्रिप के लिए पॉल स्कॉट दोबारा इंडिया आया और इस तरह 1966 से 1975 तक पॉल स्कॉट ने अपना राज क्वार्टेट ये लिटरेरी वर्क लिख दिया। द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल E.M. फोस्टर के एक नावल अ पैसेज टू इंडिया से मिलता जुलता है। E.M. फोस्टर का नावल अ पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ था। अ पैसेज टू इंडिया इस नावल की समरी का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की समरी की तरफ। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल के बारे में इस वीडियो में वो डिटेल्स मिलेंगी जो डिटेल्स आपको बहुत कम लिटरेचर चैनल्स पर मिलेंगी। द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की शुरुआत होती है 1942 के ईयर में, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल के आखिरी साल चल रहे होते हैं। इस टाइम पर एक यंग इंग्लिश वूमेन जिसका नाम होता है डैफ्नी मैनर्स, वो लंदन इंग्लैंड में अपने घर को छोड़कर ब्रिटिश इंडिया में रहने के लिए आ जाती है। असल में 1942 इस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और 1940 और 1941 के ईयर्स में जर्मन आर्मी लंदन इंग्लैंड पर बमबारी कर रही थी। उस वक़्त डैफ्नी मैनर्स एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर रही थी। डैफ्नी मैनर्स की हार्ट कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और डैफ्नी मैनर्स के डॉक्टर ने भी डैफ्नी मैनर्स को यह कहा कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर की स्ट्रेसफुल जॉब छोड़ दे। इसके अलावा जर्मन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में डैफ्नी मैनर्स के पेरेंट्स और उसका भाई मारे गए। तो लंदन इंग्लैंड में डैफ्नी मैनर्स का कोई रिश्तेदार नहीं रहता था, तो डैफ्नी मैनर्स को ब्रिटिश इंडिया में अपनी एक करीबी रिश्तेदार डैफ्नी मैनर्स की आंट लेडी एथल मैनर्स के साथ रहने के लिए आना पड़ा। लेडी एथल मैनर्स रावलपिंडी में रह रही थी, तो कुछ टाइम तक डैफ्नी मैनर्स अपनी आंट लेडी एथल मैनर्स के साथ रही। उसके बाद लेडी एथल मैनर्स ने अपनी नीस डैफ्नी मैनर्स को एक फिक्शनल सिटी मायापुर में अपनी एक फ्रेंड लेडी चैटर्जी के पास भेज दिया। मायापुर ये फिक्शनल सिटी वेस्ट बंगाल में वाक़या था, जो कि कलकत्ता के नॉर्थ में 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। और लेडी एथल मैनर्स ने डैफ्नी मैनर्स को लेडी चैटर्जी के पास इसलिए भेजा ताकि डैफ्नी मैनर्स अपनी एज के यंग लोगों के साथ मिल सके। लेडी चैटर्जी का पूरा नाम लिली चैटर्जी है इस नावल में, जो कि काफ़ी अमीर ब्रिटिश वूमेन होती है। और लिली चैटर्जी एक हाउस जिस हाउस का नाम होता है मकग्रेगर हाउस, उसकी ये ऑनर होती है। तो एक बार लिली चैटर्जी के घर पर कोई पार्टी चल रही होती है, वहाँ पर डैफ्नी मैनर्स की मुलाकात एक इंडियन मैन हरी कुमार से हो जाती है, जो कि मायापुर गज़ट का एक जर्नलिस्ट होता है। अब हरी कुमार की भी पूरी कहानी है। हरी कुमार सब कॉन्टिनेंट में ही पैदा हुआ था। जब हरी कुमार की एज 2 साल हुई तो हरी कुमार का फादर दिलीप हरी कुमार को अपने साथ लेकर लंदन इंग्लैंड चला गया। हरी कुमार के फादर दिलीप की यह ख्वाहिश थी कि हरी कुमार लंदन इंग्लैंड में ब्रिटेन सोसाइटी में बड़ा हो, यानी एक इंग्लिश मैन की तरह हरी कुमार का फादर दिलीप उसे पालना चाहता था। हरी कुमार के फादर दिलीप ने हरी कुमार का नाम चेंज करके हैरी कॉमर रख दिया। हरी कुमार की मदर की डेथ हो चुकी थी और लंदन इंग्लैंड में हरी कुमार अपने फादर दिलीप के साथ ही रह रहा था। हरी कुमार के फादर दिलीप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा दौलत थी और हरी कुमार चिलिंगबोरो, जो कि इंग्लैंड का एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तो आखिर फिर वक्त बदला। हरी कुमार के फादर दिलीप कुमार को उसके बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ। हरी कुमार का फादर दिलीप बैंकरप्ट हो गया और इंडिया आकर हरी कुमार के फादर दिलीप ने सुसाइड कर ली। अब हैरी कॉमर यानी कि हरी कुमार के पास यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करने के पैसे नहीं थे, तो हरी कुमार को भी मजबूरन फिर ब्रिटिश इंडिया में दिलीप की बहन शालिनी के पास शिफ्ट होना पड़ा। अब हरी कुमार जब इंग्लैंड से इंडिया आया रहने के लिए, तो इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि हरी कुमार अब ना तो पूरा इंडियन था और ना ही पूरा इंग्लिश मैन था। तो फिर हरी कुमार ने एक लोकल इंडियन न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया,
तो इस तरह से फिर लेडी चैटर्जी यानी लिली चैटर्जी के घर पर पार्टी में डेफनी मैनर्स और हरी कुमार की जब मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। हरी कुमार और डेफनी मैनर्स दोनों बड़े खुश थे कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है। ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर गरीब लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, जहाँ पर इतनी ज़्यादा रेसिज्म है इंडिया में, वहाँ पर डेफनी मैनर्स और हरी कुमार, इन दोनों के ही पेरेंट्स मर चुके थे, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। डेफनी मैनर्स मायापुर सिटी के हॉस्पिटल में फ्री काम करती थी और साथ ही साथ डेफनी मैनर्स एक सेंचुरी में भी काम करती थी। फिर द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल में एक और करैक्टर होता है जिसका नाम होता है मिस एडविना क्रेन। मिस एडविना क्रेन ब्रिटिश इंडिया में मायापुर सिटी में जो मिशन स्कूल्स होते हैं उनकी सुपरिंटेंडेंट होती है। यानी कि मिस एडविना क्रेन एक मिशनरी टीचर है जो कि यह चाहती है कि इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाए। मिस एडविना क्रेन भी अपने फादर की डेथ के बाद ब्रिटेन कंट्री से इंडिया आ जाती है। मिस एडविना क्रेन एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी और महात्मा गांधी की एक पिक्चर भी मिस एडविना क्रेन ने दीवार पर लटकाई थी। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ द क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का कहा। यानी कि महात्मा गांधी ने दूसरे कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ किया। उस वक़्त ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों की सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को भी सपोर्ट किया। यानी कि मुसलमान और हिंदू ये दोनों ही चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। तो मिस एडविना क्रेन महात्मा गांधी के पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से डिसअपॉइंट हो गई थी और उसने महात्मा गांधी की पिक्चर दीवार से उतार कर वहाँ पर द ज्यूल इन द क्राउन इस तरह की कोई पेंटिंग लटका दी। अब जब हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ हुआ तो हिंदुस्तान के लोगों और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और इंडिया के बहुत सारे लोग और अंग्रेज़ों के बहुत सारे लोग इन लड़ाई झगड़ों में मारे गए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। अब जब मिस एडविना क्रेन को पता चला कि हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं तो मिस एडविना क्रेन ने दिब्रापुर टाउन से मायापुर सिटी की तरफ जाने का सोचा। एक और इंडियन टीचर जिसका नाम मिस्टर चौधरी होता है, वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ख़ास तौर पर जब मिस्टर चौधरी मिस एडविना क्रेन से मुलाकात करता है। मिस्टर चौधरी की बीवी भी होती है जो कि ओल्ड फैशन्ड होती है। तो जब मिस एडविना क्रेन दिब्रापुर से मायापुर सिटी जाने का फ़ैसला करती है तो मिस्टर चौधरी मिस एडविना क्रेन को रोकता है, लेकिन मिस एडविना क्रेन मिस्टर चौधरी की बात नहीं मानती और मायापुर सिटी जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो मिस्टर चौधरी भी मिस एडविना क्रेन के साथ मायापुर सिटी की तरफ चला जाता है। मिस्टर चौधरी ने तो ये सोचा होता है कि मिस एडविना क्रेन मिस्टर चौधरी के साथ एक इंडियन के साथ सेफ़ रहेगी, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे इंडिया के लोगों और अंग्रेज़ों के दरमियान। अपनी बीवी को मिस्टर चौधरी पीछे छोड़ जाता है और मिस एडविना क्रेन जल्दी से स्कूल के बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास भेज देती है। अब गाड़ी में बैठकर मिस एडविना क्रेन और मिस्टर चौधरी जा रहे होते हैं कि उनको दिब्रापुर से मायापुर जाने वाली रोड पर लड़ाई झगड़ा करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि इंडियंस ही होते हैं। जब इंडियंस मिस्टर चौधरी को एक इंग्लिश वूमेन मिस एडविना क्रेन के साथ देखते हैं तो वो मिस्टर चौधरी को गद्दार समझ लेते हैं, मिस्टर चौधरी को गद्दार कहते हैं। मिस्टर चौधरी मिस एडविना क्रेन को कहता है कि वो गाड़ी ना रोके, बल्कि जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग मिस एडविना क्रेन और मिस्टर चौधरी की गाड़ी का रास्ता रोककर खड़े हैं उनको अपनी गाड़ी से कुचल दे। लेकिन मिस एडविना क्रेन उन इंडियन लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर नहीं मारती। फिर वो इंडियन राइटर्स क्या करते हैं, वो मिस्टर चौधरी को मार देते हैं, मिस एडविना क्रेन की गाड़ी को जला देते हैं और मिस एडविना क्रेन को एक नाली या नाले में फेंक देते हैं। तो फिर जब वो इंडियन राइटर्स चले जाते हैं तो मिस एडविना क्रेन ने मिस्टर चौधरी की डेड बॉडी का हाथ पकड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि मिस्टर चौधरी और मिस एडविना क्रेन का अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप था। फिर मिस एडविना क्रेन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर डेफनी मैनर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद होती है मायापुर हॉस्पिटल में। मिस एडविना क्रेन और मिस्टर चौधरी पर 9 अगस्त 1942 के दिन इंडियन राइटर्स हमला करते हैं
और 9 अगस्त 1942 के दिन ही अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट किया था। फिर 9 अगस्त 1942 के दिन ही एक इंडियन मैन हरी कुमार और एक इंग्लिश वूमेन डेफनी मैनर्स रात के टाइम पर एक गार्डन, जिस गार्डन का नाम होता है बीबीगर गार्डन, वहाँ पर मिलते हैं। हरी कुमार और डेफनी मैनर्स, अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बीबीगर गार्डन में ये दोनों बैठे होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। और हरी कुमार और डेफनी मैनर्स पहली बार एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं कि वहाँ पर भी कुछ इंडियन रायोटर्स आ जाते हैं। इंडियन रायोटर्स हरी कुमार को मारते पीटते हैं और फिर ये लोग हरी कुमार को पकड़कर बांध देते हैं और डेफनी मैनर्स के साथ कई बार रेप करते हैं। ये लड़ाई झगड़ा करने वाले इंडियन लोग यानी कि इंडियन रायोटर्स डेफनी मैनर्स की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे डेफनी मैनर्स ये पहचान नहीं पाती कि ये लोग कौन हैं, इनके चेहरे नहीं देख पाती। डेफनी मैनर्स के साथ कई बार रेप करने के बाद ये इंडियन लोग वहाँ से चले जाते हैं बीबीगर गार्डन से। अब स्टूडेंट्स डेफनी मैनर्स को एक इंग्लिश लोकल पुलिस सुपरिंटेंडेंट रोनाल्ड मैरिक पसंद करता है, लेकिन डेफनी मैनर्स रोनाल्ड मैरिक को पसंद नहीं करती। रोनाल्ड मैरिक इंग्लैंड में एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और जब रोनाल्ड मैरिक इंडिया आया और लोकल पुलिस सुपरिंटेंडेंट बन गया तो वो इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। रोनाल्ड मैरिक इंडियंस के बहुत ख़िलाफ़ था और इंडियंस को खुद से नीचे ही समझता था। अब ये तो लव ट्रायंगल बन गया ना कि डेफनी मैनर्स वो पसंद करती है हरी कुमार को और दूसरी तरफ जो रोनाल्ड मैरिक है वो डेफनी मैनर्स को पसंद करता है और डेफनी मैनर्स रोनाल्ड मैरिक को पसंद नहीं करती। अब डेफनी मैनर्स को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर वो पुलिस के पास जाके ये बताएगी कि उसके साथ रेप हुआ है तो रोनाल्ड मैरिक जो कि लोकल पुलिस सुपरिंटेंडेंट है वो हरी कुमार को ही अरेस्ट करेगा, क्योंकि हरी कुमार एक इंडियन है और रोनाल्ड मैरिक इंडियंस को पसंद नहीं करता। तो रोनाल्ड मैरिक हरी कुमार पर ही शक करेगा कि उसने ही डेफनी मैनर्स का रेप किया होगा और उसको अरेस्ट कर लेगा। और ये भी हो सकता है कि रोनाल्ड मैरिक को हरी कुमार और डेफनी मैनर्स के रिलेशनशिप के बारे में पता हो। तो डेफनी मैनर्स क्या करती है, वो हरी कुमार को कहती है कि वो कसम खाए कि वो पुलिस को डेफनी मैनर्स के साथ हुए रेप के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और अपना मुंह बंद रखेगा और डेफनी मैनर्स भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएगी ताकि कहीं हरी कुमार ही पुलिस के हाथों अरेस्ट ना हो जाए। अब रोनाल्ड मैरिक को किसी तरह से पता चल जाता है कि डेफनी मैनर्स के साथ इंडियंस ने रेप किया है, तो रोनाल्ड मैरिक हरी कुमार को अरेस्ट कर लेता है और साथ ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेता है, उन इंडियंस को जिन लोगों ने डेफनी मैनर्स के साथ रेप किया होता है। अब रोनाल्ड मैरिक को बड़ी जलन होती है हरी कुमार से कि ये इंग्लैंड के टॉप स्कूल में पढ़ा है और साथ ही साथ हरी कुमार डेफनी मैनर्स के साथ घूमता फिरता है। अब डेफनी मैनर्स अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से हरी कुमार को पुलिस से छुड़वा ले। पहले डेफनी मैनर्स पुलिस को बताती है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इस वजह से वो रेपिस्ट्स को देख नहीं पाई। तो डेफनी मैनर्स रेपिस्ट्स को नहीं पहचान सकती। डेफनी मैनर्स कहती है कि जिन लोगों ने डेफनी मैनर्स का रेप किया है वो यंग हिंदूज़ नहीं थे, बल्कि वो कुछ मुस्लिम पेजेंट्स थे। अब चूँकि डेफनी मैनर्स ने हरी कुमार को कहा होता है कि वो कसम खाए कि वो किसी को भी उन पर हुए अटैक के बारे में नहीं बताएगा और इस बात को सीक्रेट ही रखेगा कि कुछ इंडियंस ने हरी कुमार को मारा, उसे बांध दिया और डेफनी मैनर्स के साथ रेप किया। तो हरी कुमार अपना मुंह बंद रखता है, अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलता, पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और रोनाल्ड मैरिक बहुत ज़्यादा फोर्स करता है डेफनी मैनर्स को और हरी कुमार को सच बताने के लिए, तो डेफनी मैनर्स रोनाल्ड मैरिक को धमकी देती है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देगी कि कुछ अंग्रेज़ों ने, कुछ इंग्लिश मैन ने डेफनी मैनर्स का रेप किया था बीबीगर गार्डन में। जब डेफनी मैनर्स ये बात करती है तो मायापुर इस सिटी के इंग्लिश कम्युनिटी के लोग डेफनी मैनर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इस केस की खबर पूरे ब्रिटिश इंडिया में फैल जाती है। तो हरी कुमार पर जो रेप चार्जेस लगे होते हैं, रोनाल्ड मैरिक उन चार्जेस को ड्रॉप कर देता है और हरी कुमार पर किसी दूसरे केस के चार्जेस लगाकर उसे जेल में डाल देते हैं। अब थोड़ा वक्त गुजरता है तो डेफनी मैनर्स प्रेग्नेंट हो जाती है। डेफनी मैनर्स ये सोचती है कि जो उसका बच्चा होने वाला है वो हरी कुमार का बच्चा है
लेकिन डेफनी मैनर्स के साथ एक बुरा हादसा हो गया। कुछ लोगों ने डेफनी मैनर्स का रेप कर दिया, कुछ इंडियंस ने। तो फिर डेफनी मैनर्स क्या करती है, अपनी आंट लेडी एथल मैनर्स के घर चली जाती है और एक बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, क्योंकि डेफनी मैनर्स की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं होती। और डेफनी मैनर्स की ख़राब हार्ट कंडीशन के बारे में इंग्लैंड में उसे एक डॉक्टर ने बताया होता है। डेफनी मैनर्स एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम पार्वती रखा जाता है। अब लेडी एथल मैनर्स जो कि डेफनी मैनर्स की आंट है, वो देखती है कि पार्वती ये छोटी बच्ची जिस्मानी तौर पर हरी कुमार से मिलती जुलती है। ये देखकर लेडी एथल मैनर्स थोड़ा अच्छा फील करती है कि ये लड़की, ये बच्ची पार्वती हरी कुमार की ही बेटी है। तो यहाँ पर ये नावल थोड़ा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर द ज्यूल इन द क्राउन ये नावल ख़त्म हो जाता है। अब द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या हैं और द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल में कौन सी सिंबल्स और थीम्स हैं, इस पर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को द ज्यूल इन द क्राउन इस नावल की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।